गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैंने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बाद कहा था कि रोलेस थ्योरम मतलब मीन वैल्यू थ्योरम्स आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दी गई है, हटा दी गई है, तो वो टॉपिक 5.8 आपका हट गया है। उसके बाद मैंने 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको और करवाए थे, फिर पीडीएफ के थ्रू मैं आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दूंगी, आप सॉल्व कर सकते हो। अब मैं आपको चैप्टर नंबर 6 बता रही हूँ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी 5 पार्ट्स दे रखे हैं। देखा जाए तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। यदि इसमें से एक टाइप पूछते हैं तो 6 नंबर का एक क्वेश्चन भी आता है, अदरवाइज 4 या 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन को पूछे जा सकते हैं। तो आपके पास सबसे फर्स्ट टॉपिक जो रेट ऑफ चेंज वाला टॉपिक था वो रिड्यूस कर दिया है, हटा दिया है। मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 6 में 6.1 आपके इसमें इंक्लूड नहीं है, ये आपके सिलेबस से हट गई है। आपके पास और उसके साथ ही आपके पास अगला वाला एक टॉपिक है अप्रोक्सीमेशन का, वो टॉपिक भी हट गया है। मीन्स आपके पास जो टॉपिक का फॉर्म क्या बच रहा है, एक तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन बच रहा है, एक टेंजेंट एंड नॉर्मल फॉर्म बच रहा है, जो कि इम्पोर्टेंट है। तीनों ही देखा जाए तो सीबीएसई हर साल इनमें से ही क्वेश्चन देती है, अप्रोक्सीमेट, और इनमें से तो नहीं के बराबर ही क्वेश्चंस आते हैं। मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है नहीं है जो हटा दिया गया है। और एक मेन टॉपिक होता है मैक्सिमा और मिनिमा, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब आपके पास मैं सबसे पहले बताने वाली हूँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन देखा जाए तो लीनियर इनइक्वलिटी के बेस पर भी डिपेंड रहता है, क्योंकि इसमें लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू का पार्ट आता है तो डेरिवेटिव के थ्रू ही निकालना, पर आप नंबर लाइन के थ्रू भी इसको सॉल्व कर सकते हो, या इस वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अब देखिए, मैंने आपको बोला कि आपका फर्स्ट टॉपिक है 6.2 के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन है। टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है और उसके बाद थोड़ा टिपिकल भी है, मतलब लेवल आपको थोड़ा समझने की चीज है। यदि आप अच्छे से उस टॉपिक को समझ जाए तो ये सॉल्व करने में उतना ही इजी रहेगा, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी आगे सॉल्व करने पे। अब इसमें आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन डेरिवेटिव मैंने चैप्टर नंबर 6 आपकी इसमें लिख रखा हुआ है। अब इसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग 2 टाइप्स होते हैं, तो मैंने अभी सबसे फर्स्ट इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि क्वेश्चन इसी टाइप से यूज होते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बताओ, इंक्रीजिंग फंक्शन के थ्रू बताओ, तो क्या होता है इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। पहले ये 2 बताऊंगी, फिर बताऊंगी डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। अब देखो, दोनों के ग्राफ आप सामने ड्रॉ करे हुए अच्छे से देख सकते हो। इंक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन होता है कि लेट आई बी द ओपन इंटरवल, ठीक है, ओपन इंटरवल इन द डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन f, then f is said to be the increasing function on I. If ये कंडीशन आपको याद रखना है, if x less than x2, that implies f of x1 less than equal to f of x2. मीन्स x1 और x2 किसको बिलोंग कर रहा है? I क्या है? एक ओपन इंटरवल दे रखा हुआ है। इसके ग्राफ की जो पोजीशन होती है वो क्या होती है? यहाँ से थोड़ी इंक्रीज होती है, फिर कांस्टेंट होकर वापस से इंक्रीज के पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। इक्वल का केस है ना, तो इसमें क्या होता है, वैल्यू पहला इंक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट होता है, फिर इंक्रीज के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा अलग हटके है तो आपको इसमें ध्यान देने की जरूरत ज्यादा है। क्या दे रखा हुआ है? आई एक ओपन इंटरवल है, किसके थ्रू होता है? डोमेन के थ्रू, रियल वैल्यूड फंक्शन है, जिसमें एफ क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है जो आई के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है। सिर्फ कंडीशन याद रखना है कि x1 लेस देन x2, दैट इम्प्लॉइज f of x1 लेस देन इक्वल टू f of x2 के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। जबकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? तो लेट आई बी द ओपन इंटरवल इन द डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन f, देन f said to be strictly increasing function I। देखो कंडीशन में क्या है, x लेस देन x2 था, यहाँ इक्वल का केस है, यहाँ पर लेस देन है और केस किसका है? लेस देन की कंडीशन को ही रिप्रेजेंट कर रखा है। इसमें वैल्यू जा रही थी इस टाइप से, इसमें देखो नेगेटिव से फिर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, जा तो इंक्रीज ही रहा है, पर ग्राफ की पोजीशन इसमें क्या हो रही है? चेंज हो रही है। कंडीशन आपको याद रखना है, इंक्रीजिंग फंक्शन में
x1 लेस देन x2, f ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू f ऑफ x2। इसमें x1 लेस देन x2, f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2 की कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। अब आप इसको अच्छे से पहले देख लीजिए, फिर मैं डिक्रीजिंग फंक्शन बताऊंगी। अब देखिए डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन तो आपको पता चल गया है कि लेस देन होता है तो यहाँ भी लेस देन लगता है, यहाँ पे लेस देन होता है तो यहाँ भी लेस देन लगता है। वहां सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन में लेस देन इक्वल टू का कंसेप्ट होता था, और डिक्रीजिंग में क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू का कंसेप्ट होता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या यूज होता है, यहाँ लेस देन लगता है, जबकि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में यहाँ ग्रेटर देन लगता है तो वही डेफिनेशन की लेट आई बी एंड द ओपन इंटरवल इन द डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ, then f said to be the decreasing function on I. If x less than x2, f of x1 greater than equal to f of x2। ग्राफ की पोजीशन यहाँ पर चेंज हो रही है। यहाँ नीचे से, ये नीचे से ऊपर जा रहा था इंक्रीजिंग, यहाँ ऊपर से नीचे जा रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है। ये फॉर्म क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए डिक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रखा है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या है, आई बी एंड द ओपन इंटरवल है इन द डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन, देन f said to be the strictly decreasing function on I if x less than इक्वल टू, मतलब इक्वल टू का पोर्शन नहीं आता है, स्ट्रिक्टली में ध्यान रखना इक्वल टू नहीं आता है, तो x लेस देन x2, f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2 का पार्ट रिप्रेजेंट होता है। यहाँ नेगेटिव से ऊपर जा रहा था, मतलब वैल्यू क्या जा रही थी, ऊपर इंक्रीज हो रही थी, फिर यहाँ पर कौन सा पार्ट हो रहा है, डिक्रीज का पार्ट रिप्रेजेंट हो रहा है। बस स्ट्रिक्टली की कंडीशन में क्या होता है, वैल्यू यहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में लेस देन लगती है। यहाँ लेस देन इक्वल टू लगता है इंक्रीजिंग में, और डिक्रीजिंग में ग्रेटर देन इक्वल टू का पार्ट रिप्रेजेंट करता है। ये बिगर डेरिवेटिव का है, विदाउट डेरिवेटिव का कंसेप्ट बता रही हूँ, क्योंकि डेरिवेटिव में तो आपको क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तब आप उसके इंटरवल को फाइंड कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के पार्ट के थ्रू आपके पास वैल्यू निकालने के लिए है, बट आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि यदि विदाउट पूछा जाए कि डेरिवेटिव नहीं है, तब आपको ये दो केस का यूज करना पड़ता है। अब इसमें ये वाला केस है, आपको ध्यान रखना है, और ये वाला, ये दो केस किस में है, डिक्रीजिंग फंक्शन में, और इंक्रीजिंग फंक्शन में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो ये वाला फॉर्म रिप्रेजेंट करेगा। अब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं हो, नाइदर की कंडीशन होती है ना, तो वो वाला फॉर्म मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन इंक्रीजिंग ही हो, हर क्वेश्चन डिक्रीजिंग ही हो, या आपके पास फाइंड करने के लिए दे रखा हो, वो बात अलग है। पर यदि ऐसा भी आपके पास आ सकता है कि वो इंक्रीजिंग भी नहीं हो, डिक्रीजिंग भी नहीं हो, ये आपको प्रूव करना हो। मीन्स सम फंक्शन आर नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑन होल ऑफ इट्स डोमेन। किस पर डिपेंड है, ये पूरे डोमेन पर डिपेंड है। इन सम पार्ट ऑफ देयर डोमेन दे आर इंक्रीजिंग एंड इन अदर पार्ट दे आर डिक्रीजिंग। कुछ पार्ट तो इसका इंक्रीजिंग में आता है, कुछ पार्ट यदि इसका डिक्रीजिंग में आता है। जैसे एक एग्जांपल में मैं बता देती हूँ, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस डिक्रीजिंग फॉर्म में जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का पार्ट क्या होता है, प्लस माइनस दोनों में x की वैल्यू आ सकती है। तो यदि वो डिक्रीजिंग में जाता है तो माइनस इंफिनिटी से 0 जाता है, यदि ये डिक्रीजिंग में जाएगा तो, और इंक्रीजिंग में जाएगा तो 0 से इंफिनिटी पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ग्राफिकली देखा जाए तो आपके दोनों पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हम नंबर लाइन देखते हैं तो ये तो हो गया आपका 0, ये माइनस इंफिनिटी और ये प्लस इंफिनिटी आ गया। डिक्रीजिंग में जा रही है तो वैल्यू क्या जा रही है, यहाँ से इस पार्ट की तरफ जा रही है, और यदि इंक्रीजिंग में जाएगी तो 0 से किस पार्ट में जाएगी, ये प्लस इंफिनिटी के पार्ट को जाएगी। मतलब इस एक्सरसाइज में आपके पास क्वेश्चन इंक्रीजिंग भी है, डिक्रीजिंग भी है, नाइदर का पार्ट भी दे रखा है, उसके बाद आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पार्ट भी दे रखा है। अब देखिए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के पार्ट में क्या दे रखा है कि आपके पास फंक्शन थोड़ा सा बड़ा दे रखा रहेगा, जैसे क्यूब के फॉर्म में, यदि स्क्वायर के फॉर्म में भी दे रखा हुआ है।
तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब डिफरेंशिएट करने के बाद यदि इंक्रीजिंग फंक्शन हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू ग्रेटर देन रखनी पड़ेगी, या डिक्रीजिंग हो तो लेस देन का पार्ट में रखनी पड़ेगी। फिर उससे आपको नया इंटरवल निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अधिक क्वेश्चन 4 नंबर के बनते हैं तो इंटरवल के पार्ट को ही रिप्रेजेंट करने के लिए बनते हैं, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन में तो सिंपल सा विदाउट डेरिवेटिव के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स जो हमने कंडीशन बताई थी x1 लेस देन x2 वाली, तो लेस देन इक्वल टू का पार्ट, लेस देन का पार्ट, ग्रेटर देन इक्वल टू का पार्ट और ग्रेटर देन, मतलब ग्रेटर देन तो किस में आ रहा था, डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में, और लेस देन इक्वल टू किस में आ रहा था, इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है। आप एक बार एनसीईआरटी देखोगे, इस चीज को एक बार वापस से पढ़ोगे तो ये चीज आपकी समझ में जल्दी से आ जाएगा। तब भी मैंने आपको इसमें बताया है, विथ डेफिनेशन लिखाई है, ग्राफ भी बताया है, आप अच्छे से इसको देख सकते हो। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज बताऊंगी।